नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप सभी जानते हैं कि NCERT की पुस्तकें तमाम कक्षाओं में चलती हैं। NCERT अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग सिलेबस के अनुसार प्रकाशित कराती है पुस्तकें, और विशेष तौर से CBSE बोर्ड में ये चलता है। अब तो अलग अलग जो स्टेट के बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड में भी अब ये पुस्तकें चलेंगी, और अन्य बोर्ड में भी ये चलती हैं पुस्तकें। NCERT ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। शुरुआत तो खैर कोरोना के दौरान कर दिया था कि सिलेबस को पहले छोटा किया गया और उन्हीं अंशों को पढ़ाया गया। ऑनलाइन पढ़ाई होती थी उस समय, कोरोना के समय, और उन्हीं अंशों को पढ़ाया गया जो ज़रूरी थे, इम्पोर्टेंट थे, आवश्यक थे। अब NCERT ने तय किया है कि जो अनावश्यक रूप से सल्तनत काल और मुग़ल काल का जो पीरियड था, यानी 1200 ईस्वी से लेकर के और 1700 या 1857 तक ये मुग़ल काल का और सल्तनत काल का पीरियड था। सल्तनत काल का पीरियड था लगभग 1200 से 1206 ईस्वी से लेकर के और 1526 के बीच, जब तक बाबर आ नहीं गया, और 1526 से लेकर के 1857 तक, 1857 की क्रांति तक ये मुग़ल पीरियड है। लगभग 320 साल और 330 साल के आसपास, ये लगभग 600 साल का इतिहास रहा है, 650 साल का मुग़ल और सल्तनत काल मिला करके। और इसमें मुग़लों को और सल्तनत काल में जो भी शासक थे, ममलुक थे, तुगलक आए, खिलजी आए, सैयद वंश आया, लोदी आए, उसके बाद मुग़ल वंश चला, तो इनका बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता था। हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री माने मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो सिर्फ सल्तनत काल और मुग़ल काल था। अब NCERT ने तय किया है कि उन राजवंशों को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी जो हमारे कल्चरल उत्थान का काल था। आप याद करिए, बुद्ध काल के बाद जब मौर्य आए, मौर्यों के बाद और गुप्त काल के उदय से पहले का जो समय है, इस समय के बीच छोटे छोटे राजवंश आए जिनके बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। लेकिन ये समय जो है मौर्यों के अवसान के बाद और गुप्त वंश के उदय के बीच का जो समय है, ये समय हमारे कल्चरल उत्थान का समय है। इनमें अनेक तरह के बदलाव हुए और हमारा सांस्कृतिक उभार, हमारी कला का उभार, वो चाहे स्थापत्य कला हो या अन्य तरह की कलाएं हों, ये उभर कर सामने आई और इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इन्हें काफ़ी छोटे संदर्भों में पढ़ाया जाता है। अब वो कौन कौन से राजवंश थे, तो उनके कुछ नाम हम आपको बताते हैं। उनमें सब लोग जानते हैं कि इस दौरान शुंग वंश की प्रधानता रही। शुंग वंश हुआ, सातवाहन वंश हुआ, कण्व वंश हुआ, चेदी वंश हुआ, शक, कुषाण, पहलव, क्षहरात्र हुए और कार्दमक वंश हुआ। ये काफ़ी छोटे छोटे राजवंश हुए। इसमें से कुछ तो थे जो बाहर से आए, जैसे कुषाण, शक ऐसा माना जाता है, क्षहरात्र, कार्दमक, पहलव संभवतः पारसी थे, कुषाण मध्य एशिया से आए थे। शकों के मूल स्थान के बारे में काफ़ी विवाद है, लेकिन इन्हें भी विदेशी माना गया। लेकिन इनकी विशेषता एक रही, ये बाहर से तो आए,
लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने अपने आप को ढाल लिया यहाँ के कल्चर में और सभी धर्मों का सम्मान किया। ये सबसे बड़ी विशेषता है इनकी। इन्होंने बौद्धों का भी सम्मान, बौद्ध धर्म का भी, महात्मा बुद्ध का भी सम्मान किया। इनके बताए गए राह, इनकी बताई गई शिक्षाओं का अमल भी किया। इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया, इन्होंने शैव धर्म को भी अपनाया और सभी धर्मों को, हिंदू धर्म में जो भी जितने भी मान्यताएं थी, जितने भी पंथ थे, सबको समान रूप से माना, समान रूप से आदर दिया और उनके नाम अंकित सिक्के चलाए, जिन पे उनके नाम ही अंकित, हमारे भगवान के नाम भी अंकित होते थे और उनके चित्र भी अंकित होते थे। तो ये इनकी विशेषता थी। महात्मा बुद्ध के नाम और उनके चित्र से अंकित मुद्रे चलाए कुशाणों ने। तो ये इनकी विशेषता थी। ये भले बाहर से आए, लेकिन इन्होंने इस धर्म को, हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया भी और उचित मान सम्मान भी दिया और स्वयं इस कल्चर में ढल गए, अपने आप को इससे बाहर अलग नहीं माना। और ये वो समय था जब हमारा सांस्कृतिक, हमारा धार्मिक वैभव का उभार हुआ, जिसमें अनेक तरह की स्थापत्य कला। अब उसको बहुत विस्तार से बताना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा इसको बताने में, लेकिन हम इसको संक्षेप में अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से बताएंगे। आप ये समझिए कि जो मौर्य और गुप्त वंश के बीच का जो 300 साल का ये समय है, ये 300-350 साल के अंदर इतना हमारा सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हुई और उसको पढ़ाया कम गया। उसका पुस्तकों में उल्लेख बहुत कम है। शुंग वंश में जिस तरह से स्थापत्य कला का उभार हुआ, उस समय बौद्धों का समय था, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं काफ़ी प्रचलित थीं। लोग उसको सम्मान देते थे और उसको अपनाते भी थे। बौद्धों के स्तूप और उन पर की गई अनेक तरह की का जो अंकन, स्थापत्य कला था, उसकी अनेक तरह के मंदिर बने, मंदिरों के शिखर बने। ये शुरुआत उसी समय की है और अनेक तरह के शैलियों में वो मंदिर बनाए गए। उनकी स्थापत्य कला आज भी अद्भुत है और उन पर अगर आप देखें उन स्थापत्य कलाओं को, तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इतनी प्राचीन कला में इतनी तकनीक कैसे विकसित थी। जो चैत्य गृह बनाए गए, बौद्ध कला में जो चैत्य गृह बनाए गए, वो शानदार थे। एक एक चट्टानों को काट करके वो बनाए गए थे। तो इस समय जो कला का उत्थान हुआ वो लाजवाब था। वैष्णव धर्म हो, शैव धर्म हो, शाक्त धर्म हो, माने हिंदू धर्म के जितने पंथ थे, जैन धर्म के जितने पंथ थे, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, और चाहे बौद्ध धर्म हो, हीनयान हो, महायान हो, सब में इस कला का विकास हुआ। और जितने भी मंदिर बने, उनकी स्थापत्य कला आज भी बेजोड़ है। जितने भी सिक्के बने, लाजवाब सिक्के हैं। उन पर शानदार आकृतियाँ खुदी हुई हैं, जो उस काल के वर्णन को अपने आप बता देती हैं। उस काल के समय को, उस काल की मान्यताओं को उन सिक्कों से, उन स्थापत्य कलाओं से हम समझ सकते हैं। और बाद में तो उसका विस्तार हुआ और समय समय पर उसका अनेक रूपों में वो परिवर्तित भी हुआ। और ऐसे ही जो मध्यकाल है, मध्यकाल के बीच हम केवल मुस्लिम शासकों के बारे में ही पढ़ते हैं। उस दौरान जो हमारे हिंदू शासक थे, जो हमारे भारतीय शासक थे, उनके राज्यों के बारे में,
उनकी उपलब्धियों के बारे में कम से कम पढ़ने को मिलता है। जबकि चाहे पूर्व मध्यकाल हो, पूर्व मध्यकाल का समय जो होता है वो 800 से 1200 ईस्वी के बीच का होता है। इसमें अनेक क्षेत्रीय शासक थे, अनेक क्षेत्रीय राजवंश थे जिनके बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। और लेकिन उनकी समृद्ध विरासत को अगर हम वर्णन करने लगे तो पुस्तकें कम पड़ जाएंगी, पन्ने कम पड़ जाएंगे। आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आप गिनते जाइए। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चेदी वंश और चंदेल वंश, गढ़वाल वंश, परमार वंश, ये पल्लव वंश, चोल वंश, तो ये इन राजवंशों की कमी नहीं है। लेकिन इन मुस्लिम शासकों के बीच में जिस तरह से इतिहास हमारा लिखा गया कि हम लोग इन्हें भूल जाते हैं जो इनकी समृद्धि थी। चाहे सांस्कृतिक समृद्धि हो, राजनीतिक समृद्धि हो, सामाजिक समृद्धि हो, हर क्षेत्र में ये उन्नतिशील थे और सब पे भारी थे। लेकिन प्रधानता किसकी रही? मुस्लिम शासकों की। इस तरह से इतिहास लिखा गया, बताया गया हमको कि हमें वही दिखाई देता है। लेकिन अब जो एनसीईआरटी ने तय किया है कि सल्तनत काल और मुग़ल काल के जो इतिहास हैं, जो मुस्लिम शासक हैं, उनके वर्णन को या तो ख़त्म किया जाएगा या संक्षिप्त किया जाएगा। अब ये तो पता नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक दौर था, वो इतिहास का दौर है। लेकिन अगर उसको आंशिक रूप से भी पढ़ाया जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उनकी जगह अगर हमारे भारतीय शासकों के बारे में पढ़ाया जाता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए खुश होने की बात है। और हमें अपने मूल चीज़ों से, अपने मूल इतिहास से परिचय कराने वाली बात होगी जब यहाँ के मूल इतिहास को बताया जाएगा, जब हमारे हिंदू शासकों के बारे में बताया जाएगा। तो आशा है आगे और भी अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आगे के एपिसोड में हम इनके बारे में विस्तार से बताएंगे, जो हमारा एपिसोड चलता है इतिहास के पन्नों से। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।